हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगली क्लास में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर से। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस क्लास में कि कैसे किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है और ये क्वेश्चंस किस तरीके से हमें टैकल करने हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि बीच में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो प्रीवियस ईयर में आया है तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, वरना यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि सारे प्रीवियस ईयर हैं या वेरी शॉर्ट आंसर है। या है ये क्वेश्चंस आपको मस्ट करने ही चाहिए ताकि आपको 10th के बोर्ड में बिल्कुल परफेक्ट होके जाना है। ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी को या आपकी कोई एनसीईआरटी से दूसरी बुक है, कोई भी बुक है जो आप हेल्प बुक इस्तेमाल करते हैं वेरियस स्कूल्स में, उन सबको सबको आप यहाँ से टैकल कर लेंगे। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इन क्वेश्चंस के होने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, अब ये मेरा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें से मैं किसी भी क्वेश्चन को आसानी से उसका आंसर दे सकता हूँ। पर उसके लिए बेटा एक कंडीशन रहेगी। एक तो आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल अटेंटिव होके सारे यहाँ पे देखना होगा कि क्वेश्चंस को लिखने का तरीका क्या हो सकता है और इस क्वेश्चंस में से मैं इसकी जो नॉलेज है उसको कैसे कैप्चर कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था बेटा कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जैसे ही चैप्टर पूरा होगा मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि वो किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा वो होगा नॉलेज के बारे में कि भी किसी भी टॉपिक की जो नॉलेज है क्या मेरे को है या नहीं। कोई ओरली अगर मेरे से क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज, अगर कोई भी पापा मम्मी या कोई भी मेरा आस पड़ोसी या मेरा दोस्त कोई पूछता हाँ जी बताइए रिसोर्स क्या होते हैं, वहां पे आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है लेकिन आपको अपनी इंडिविजुअल नॉलेज का आपको प्रदर्शन करना, उनके सामने प्रेजेंट करना है। तो ऐसे केस में आप क्या बताने वाले रिसोर्स क्या होता है, तो वहां पे आप जनरली बताओगे रिसोर्स वो होता है कि जो हमारी सेटिस्फाइड को नीड कर दे, लेकिन हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड कर दे। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे एक तो उसमें टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंच पाए ये उसमें होना चाहिए। सेकेंडली वो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए कि हमारे पास इतना पैसा हो कि हम उसको, जैसे मैं किसी दोस्त को इसका एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसा हो कि इकोनॉमिकली फिजिबल हो। अब जैसे मेरे पास किसी ज्यादा सुपर कार को खरीदने के पैसे नहीं है तो मैं उस रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए रिसोर्स फॉर मी। और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। आप सिगरेट पी के अपने घर पे जाएंगे, अपनी मम्मी के सामने सिगरेट वगैरह पियेंगे तो वो आपकी मम्मी आपका कल्चर उसको नहीं बोलता तो वो आपके लिए रिसोर्स नहीं है। आपका जो कल्चर है, आपकी जो मदर है आपके फादर है इस बात की इजाजत नहीं देते कि आप स्मोकिंग करें तो वो आपके लिए कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप नॉलेज को इस तरीके से दूसरे व्यक्ति के सामने लेके आएंगे। लेकिन एग्जाम पॉइंट के व्यू से वहां पे आपको ओरली नहीं बनाता होता, लेकिन वहां पे आपको जो चीज का प्रदर्शन करना होता है, जो आपको दिखाना होता है, वो आपकी होती है बेटा, दैट इज नोन एज राइटिंग स्किल्स। और मेरे हिसाब से नॉलेज से ज्यादा जो भी आप 10th क्लास में होता है उसको राइटिंग स्किल्स का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। क्योंकि आप देख सकते हो इंडिया का जो हार्डेस्ट एग्जाम है, वन ऑफ द हार्डेस्ट, लेकिन मैं सबसे हार्डेस्ट नहीं कहूंगा क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो सकते हैं आपके, कि आईएएस के एग्जाम में भी जब भी आपको कोई आपका मेंस आता है तो मेंस में कोई ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता। मेंस में भी क्या चेक, आपकी राइटिंग स्किल्स को चेक किया जाता है कि कैसी, और उसके आधार पर बच्चों को बताया जाता है कि ये बच्चा आईएएस करने के लायक है या नहीं है, इसका क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो इसलिए बेटा आपको अपनी राइटिंग स्किल को सुधारना बहुत ही आवश्यक होता है। राइटिंग स्किल्स का मतलब होता है जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो आपने उसका डायरेक्ट आंसर देना है। और डायरेक्ट का मतलब है जितनी आवश्यकता है उतना ही लिखना है, ना ज्यादा और ना कम। और तीसरा है बेटा, उसको करने के लिए आपको जो डेटा का इस्तेमाल करना है, क्योंकि राइटिंग स्किल्स में अब आपको डेटा चाहिए, मैं क्या लिखूं मैं, वो आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाता है जो कि आपका टीचर होता है। लेकिन जैसे राइटिंग स्किल्स की बात होती है, ये बेटा आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि राइटिंग स्किल को कैसे सुधारा जा सकता है। वहां पे टीचर आपको बस पाथ प्रोवाइड करवा देगा, उसके बाद आपको ही सब कुछ करना पड़ता है। जैसे मैं आपको बीच बीच में समझाता रहूंगा लिखने का तरीका कैसा है। यहाँ पे जो चीज नॉलेज से रिलेटेड है मैं उसी को टैकल करूंगा, वरना लिखने के लिए मेरे को अब जैसे मैं आपको बताना स्टार्ट कर दूं, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड आवर नीड्स इज कॉल्ड ए रिसोर्स। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक इसको रट्टा मार देंगे, बोल देंगे एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड ए रिसोर्स। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, देखो
एवरीथिंग प्रेजेंट है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट जरूरी है, विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई। अब सीधी सी बात है यार, सारी चीजें जिनका मैं इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे को ये लाइन रटने की आवश्यकता नहीं है। बस जो मेन चीज है ना, जो नॉलेज है ना, उसको गेन कर लो, बाकी चीज तो आपको लिखनी आती है। अब यहाँ पे मेन चीज क्या है तो देखिए, यहाँ पे देखिए, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड कर दे, बस ये चाहिए था इस लाइन को यूज करने के लिए। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड, इट शुड बी टेक्नोलॉजी। अब वो कैसा होना चाहिए? अभी जो इट शुड बी है ना, ये भी बार बार बहुत सारे साइंस में, इंग्लिश में या फिर दूसरे इन सब्जेक्ट में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये तीन बातें जो इंपॉर्टेंट है। भाई बच्चा अगर स्मार्ट होगा तो इन तीन बातों को कैप्चर कर लेगा, जो मैं बार बार बोलता हूँ। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। अब इससे आगे कुछ नहीं बचा बेटे। इसको समझाने के लिए जो एग्जाम्पल की आवश्यकता थी मैंने वो भी करवा दिया, ये होता क्या मैंने वो भी आपको समझा दिया। अब तीसरी बात आती है आपके लर्न करने की। देखो लर्न तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि आप एकदम से राइटिंग स्किल्स में महान हो जाओगे, आप कुछ लर्न ही नहीं करोगे, बस थोड़ा सा डेटा लोगे और बोल दोगे सब कुछ कर देंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ तो आपको लर्न करना पड़ेगा भाई। जैसे अगर आपको, अब यहाँ पे लर्न करने की भी एक टेक्निक है। अगर आपको एसेसिबल का मतलब पता है, फिजिबल का मतलब पता है और एक्सेप्टेबल का मतलब पता है, तो यहाँ पे जो कल्चर है ना और इकोनॉमी है ना और टेक्नोलॉजी है ना, ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अगर टेक्नोलॉजी होगी ना, एसेसिबल ये भी आ जाएगा। देखो एसेसिबल का मतलब क्या होता है? जहां तक ये होना चाहिए मेरे पास, तो वहां पे ऑटोमेटिक आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दोगे। जहां पे मैंने बोला फिजिबल होना चाहिए, फिजिबल का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट होना चाहिए, वहां पे आप इकोनॉमी का इस्तेमाल कर देंगे। जहां पे बात हो एक्सेप्टेबल की, तो कौन एक्सेप्ट करता है? कल्चर हमारा एक्सेप्ट करता है। कल्चर कौन है? हमारी सोसाइटी है, कम्युनिटी है, ये हमारा कल्चर है। तो एक्सेप्टेबल के साथ कल्चर ऑटोमेटिक आ जाएगा और आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, बात खत्म। और एग्जाम्पल तो विच इज टर्म एज रिसोर्स, ये भी नहीं लर्न करना, बस साथ में एग्जाम्पल्स को भी रट्टा नहीं मारना है। चलो ठीक है, दे रखे हैं तो ठीक है, मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, अच्छे एग्जाम्पल्स हैं तो इनको लर्न कर लो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीन ही बातें हैं बेटा जो आपका यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है। देखो वही बात है, सबसे पहली बात तो क्या है कि वो क्या करेगा, सीधी बात है, क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा इसको, मेरी नीड्स को। सेटिस्फाई नीड को करने के लिए सब कुछ है मेरे पास, एवरीथिंग अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें हैं, उसको सो रिसोर्स बोलते हैं। लेकिन इट मस्ट भी क्या होना चाहिए? जैसे मैंने तीन वर्ड बोले ना बेटा यहाँ पे, एक मैंने बोला एक्सेसिबल, सेकंड मैंने क्या बोला यहाँ पे, जो फिजिबल, और थर्ड मैंने बोला क्या है? एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल क्या होता है? कल्चर होता है। फिजिबल क्या होता है? इकोनॉमी होती है। एक्सेसिबल क्या होता है? टेक्नोलॉजी होती है। बात खत्म, हो गया सब कुछ। उसके बाद रिसोर्स बोलते हैं। अब एग्जांपल्स को लिखना है तो वही फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट और ये वगैरह वगैरह, ये एग्जांपल। बेटा इस तरीके से क्वेश्चंस को याद करना है, तब उसके बाद आप इसको जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे मेरी गारंटी, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है बेटा, जितने भी बच्चे मेरे पास हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, वो सब के सब गारंटी है, कोई भी मेरे से कभी भी रिसोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा दिमाग में फिट होता है कि कोई भी किसी भी टाइम पूछ ले, व्हाट इज ए रिसोर्स एवरीथिंग प्रेजेंट अराउंड अस टू सेटिस्फाइड आवर वांट्स करता है। और उसके बाद जो टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल है और कल्चरली फिजिबल है, सॉरी एक्सेप्टेबल है, और इट कैन डम एज रिसोर्स, फॉर एग्जांपल है मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स और एक्सेट्रा। सीधी सी बात है। अगर ये आपको समझ में आया है तो मैं इसको एक बार और रिवाइज करवाता हूँ, अब ट्रेडिशनल वे के साथ, जैसे करवाते हैं ना सारे टीचर, मैं वैसे करवाता हूँ। यस, मैं अभी जो पढ़ रहा था इसको क्या कर रहा था बेटा, तोड़ तोड़ के पढ़ रहा था। भाई एवरीथिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट क्या होता है? विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड आवर नीड्स, इट इज कॉल्ड ए रिसोर्स। और इट शुड बी, पहली बात क्या थी? टेक्निकल एसेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकल फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तो उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। और यहाँ पे ये कुछ उसके एग्जाम्पल्स हैं, बात खत्म। ये आपका पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसोर्स आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। पहले ना स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए बेटा, जब तक क्वेश्चन जो नहीं समझता ना और आंसर देने के लिए भाग जाता है, सबसे बड़ा मूर्ख होता है। जब उसको यही नहीं पता क्वेश्चन क्या है, तो वहां जाना ज्यादा जरूरी है क्या? पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। रिसोर्स आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जो रिसोर्स होते हैं, यहाँ पे जो रिसोर्स इसने बताया वो फंक्शन है किसका? ह्यूमन एक्टिविटीज का। जस्टिफाई द स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना। देखिए
मेरे प्रेजेंट ऑफ रिसोर्सेज, छोड़िए ये मर प्रेजेंट नहीं, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए, एज फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, पता मुझे, डज नॉट मेक देम रिसोर्स, ऐसा नहीं कि उनको रिसोर्स बना देते हैं। ह्यूमन बींग्स आर एसेंशियल, एक मिनट रुकिए बेटा, इसको साफ कर लेता हूं मैं। देखो, रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, सीधा लिखिए, ये जो है ना प्रेजेंट ऑफ रिसोर्स है, गिफ्ट ऑफ नेचर है, डज नॉट मेक देम रिसोर्सेज, वो रिसोर्स नहीं बन जाते। ये क्यों प्रेजेंट तो है, क्योंकि रिसोर्स की डेफिनेशन मैंने इससे ऊपर पढ़ी थी। कुछ ऐसी चीजें भी हो जाती हैं, अगर कोई फॉरेस्ट है या कोई मिनरल है, अगर उसको आपके पास यूज करने की आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आपको रिसोर्स नहीं है, तो वो यूज ही नहीं हो सकता। डज नॉट मेक देम रिसोर्स। तो यहाँ पे इसने क्या बोल दिया, ऊपर इसने बोल दिया ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, कि कहीं पे कोई ह्यूमन कोई एक्टिविटी कर रहा है ना, तो वो सारी एक्टिविटीज हमें रिसोर्स मानेंगे नहीं। देखो, ह्यूमन बींग्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स बिकॉज दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, इनटू रिसोर्स में बदलते हैं। द यूटिलिटी ऑफ रिसोर्स डिपेंड ऑन द स्टेज ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड द टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज बाय हिम। देखो आगे ना 3 वर्ड से सारी बातें, आगे ना यहीं से वही बातों को घुमा कर लिख लेता है बस। भाई सीधी बात ये है कि जो प्रेजेंट और फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, उसको मतलब ये नहीं कि वो रिसोर्स है। ह्यूमन बीइंग एसेंशियल है, एक कंपोनेंट है जो रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करता है मटेरियल में। लेकिन द यूटिलिटी ऑफ रिसोर्स जो होती है ना, कि हम इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, यूटिलिटी का मतलब होता है यूज करना, कि उसको यूज हम जो करते हैं वो कैसे डिपेंड करती है किसके ऊपर, ऑन द स्टेज के ऊपर। भाई कल्चरल डेवलपमेंट हम कितने हैं, दूसरा टूल्स एंड टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करते हैं, तो वही तो बात आ गई ना, टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल कितने हैं हम, और हम कौन से कल्चरली एक्सेप्टेबल है, कौन से टूल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो हो गया ना क्वेश्चन नंबर 1 दूसरे के ऊपर डिपेंड पूरा का पूरा। सीधी बात है, बिल्कुल आसान। चार ही बातें बताई हैं। गिफ्ट ऑफ नेचर है तो उसका मतलब वो रिसोर्स नहीं है। उसके अलावा जो मैन है वो कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो उसको मटेरियल में बदलता है। लेकिन यूटिलिटी ऑफ जो रिसोर्स होती है ना, वो डिपेंड किस पे करती है, स्टेज ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट कितनी हुई मैन की, और दूसरा उसके पास टूल और टेक्नोलॉजी है या नहीं है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने वर्ड में बनाओगे, द यूटिलिटी ऑफ रिसोर्स डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी एंड कल्चरली एक्सेसिबिलिटी ऑफ द मैन, अपने वर्ड में भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थी बात वही जो फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड थी। हाउ आर नेचुरल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट फॉर मोन, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों, 5 रीजन दे रहे हैं। देखो देखो, वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। बस सर्वाइवल के लिए आप बहुत सारे रिसोर्स बता सकते हो। अब तुम बोलोगे सबसे अच्छा बताओ सर, तो सबसे अच्छा ले लीजिए, ये ले लीजिए, सबसे अच्छा कौन सा है, फॉरेस्ट। इसके बिना तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है ना। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग, देखो क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करते हैं, यूजिंग द बायोफिजिकल एनवायरनमेंट टू सेटिस्फाई द नीड्स, के लिए बायो का इस्तेमाल करता है। बायो का मतलब क्या बेटा, बायोफिजिकल के रूप में, मान ले हम जो फिजिकल जो है जैसे पेड़ पौधे वगैरह, इन सब का इस्तेमाल करता है। और बायो के रूप में ऐसे रिसोर्सेज है बेटा जिसमें दवाइयां वगैरह बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट्स होते हैं बेटा, उन सब का भी इस्तेमाल करता है। नेचुरल रिसोर्स होना बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी की, बिल्कुल सही बात है। इकोनॉमी का क्या होता है बेटा, बैकबोन होता है। और ये हमारे देश की क्या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है, जिसके पास ज्यादा रिसोर्स है ना, वो सबसे अच्छा। क्योंकि इकोनॉमी कैसे डिपेंड करती है रिसोर्स के ऊपर, देखो अगर एक बात बताओ, किसी भी कंट्री में क्या सारे रिसोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते यार, सारे रिसोर्स प्रेजेंट नहीं हो सकते। ये डाइवर्स है, ये रिलेटेड है। तो अगर किसी देश में कोई सा नेचुरल रिसोर्स ज्यादा अच्छा है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल का लगा लो, अब किसी देश में ऑयल ज्यादा है तो ऑयल के बदले में वो दूसरी चीजों को एक्सचेंज करेगा, और उस एक्सचेंज का उसने मीडियम क्या बनाया, उसने एक्सचेंज का मीडियम बनाया किसको, मनी को बनाया। तो इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, आपके रिसोर्सेज के ऊपर। दे प्रोवाइड मटेरियल, किसके मटेरियल देते हैं, एनर्जी देते हैं, फेवरेबल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट भी देते हैं। तो ये थे आपके 5 पॉइंट्स जो आपके रिलेटेड थे नेचुरल रिसोर्स थे। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ये तो बहुत इजी थे, इनके बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अब आगे देखिए, लिस्ट द प्रॉब्लम्स विच रिजल्टेड ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट यूज, मैंने इसके बारे में बात पहले भी की है। कैसा यूज हो रहा है उनका, इनडिस्क्रिमिनेट यूज, कहने का मतलब जितना होना चाहिए ना उतना नहीं हो रहा है। उसके कारण क्या होता है, इट रिजल्ट इन डिप्लेशन ऑफ मेनी रिसोर्सेज, क्या हो जाएगा, डिप्लेशन मेनी रिसोर्सेज का। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स का मतलब कुछ ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो लोग, इनके बारे में हमने पीछे बात की थी, ये किसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर देते हैं बेटा, मनी के ऊपर इन्फ्लुएंस कर देते हैं। डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 2 सेगमेंट्स में बांट दिया है।
हैव्स एंड हैव नोट्स और रिच एंड पुअर में बांट दिया है बेटा। अरे रिच कौन है? रिच वही तो है बेटा जिसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है। अरे मनी इज आल्सो ए रिसोर्स यार, मनी को भी रिसोर्स के रूप में मानना पड़ रहा है, क्योंकि मनी का मतलब है कि वो सुख सुविधाएं ले सकता है, अच्छा घर बना सकता है, रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल। देखो यहाँ पे सिंपल सा ना रिसोर्सेज के रूप में सीखो। यहाँ पे एक व्यक्ति रिच है, एक व्यक्ति पुअर है। पुअर का मतलब है उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज है, उसके पास मोर रिसोर्सेज है, और इसके पास क्या है बेटा? कम रिसोर्सेज है, क्योंकि इन दोनों का जो बीच में मीडियम है ना, वो क्या है बेटा? मनी है। अगर मैं इस मनी से बोल दूं इस मनी से रिसोर्सेज को खरीदा नहीं जा सकता, तो ये क्या हो जाएगा? यूजलेस हो जाएगा ना, बिल्कुल इसका तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर हमें। तो इसीलिए उसने किसमें? रिच और पुअर में बांट दिया है। इट हैज लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो गया, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, या लैंड डिग्रेडेशन हो गया। इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि हम पेड़ों को काट रहे हैं, जिसकी वजह से CO2 को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो नहीं हो पा रही है। या दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी इसका रीजन कर रहा है, व्हीकल्स वगैरह के कारण भी हो रही है ओजोन लेयर डिप्लेशन, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी हो रहा है। तो ये कुछ क्या थे बेटा? प्रॉब्लम थी जब हम क्या करते हैं? इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 क्वेश्चन। रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। देखो सस्टेनेबल मैंने क्या बताया था कि ऐसी डेवलपमेंट होती है जिसमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो होता है लेकिन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। तो फटाफट करेंगे अब इस क्वेश्चन को। सुटेबल एक्सिस्टेंस इज कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या होता है बेटा? बिल्कुल एग्जिस्टेंस होता है कंपोनेंट डेवलपमेंट का, विच एम्स एट डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। भाई ऐसे इस्तेमाल करना जो एनवायरमेंट को क्या ना करे? डैमेज ना करे। एंड एट द सेम टाइम कन्वर्जिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या करके रखना बेटा? कंजर्व करके रखना। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है बेटा? नेसेसरी होती है, जो कि फॉर द जुडिशियस रेशनल एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाए, इट हैज बिकम एसेंशियल फॉर ए सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, तो हमें किसकी? ग्लोबल पीस वगैरह के लिए हमें किसकी प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बार बार आपको पढ़ा चुका हूं बेटा मैं कि सब्सिस्टेंस में सस्टेनेबल किसका पार्ट है? डेवलपमेंट का पार्ट है, जहां पे हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, सेम टाइम कंजर्व भी करते हैं, सेम टाइम पे फ्यूचर जनरेशन के लिए। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी है, जिसके साथ क्या हो पाए? जुडिशियस है, वो हो पाए, रेशनल और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए, इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट? अभी अभी मैंने ऊपर बात की इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वैसे इसको पढ़ लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखो मींस दैट डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस। देखो डेवलपमेंट तो चाहिए, सीधी सी बात है। पहली चीज क्या है? डेवलपमेंट। यस डेवलपमेंट चाहिए, रुकना नहीं है, स्टैग्नेशन नहीं बनाना इकोनॉमी को। विदाउट डैमेजिंग, पर डैमेज मत करो किसको? एनवायरमेंट को। कैसे डैमेज होगी? प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन को कंप्रोमाइज करोगे। ये देखो डैमेज कैसे होगी? रिसोर्सिस का, यहाँ पे लिख सकते हो, रिसोर्सिस जो होंगे बेटा उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। सारी बातें एक से एक दूसरे से जुड़ेंगी बेटा, बस ध्यान रखना आपको। आपको बस फटाफट थोड़ा सा स्मार्ट हो जाना, उन चीजों को करना है। देखो अब आगे तो सीधा क्या बोला कि अंडरस्टैंड बाय द सुटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट तो होनी है, टेक प्लेस, लेकिन किसके साथ? प्लानिंग के साथ, विदाउट डैमेजिंग एंड कंजर्व फॉर द फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व भी करना है। रिसोर्स प्लानिंग देखो वही क्वेश्चन आ गया। नेसेसरी क्यों है? ऊपर वाले क्वेश्चन से आंसर दे सकते हो। देखो प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर एंड जुडिशियस, क्या हो सके? प्रॉपर और जुडिशियस यूटिलाइजेशन हो सके। रीजंस फॉर रिसोर्स प्लानिंग क्या क्या बेटा? रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज नॉट द सेम। देखो ये क्यों है? रिसोर्स प्लानिंग सेम नहीं है सभी कंट्रीज में। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए नीड एक्स्ट्रा केयर चाहिए, दे कैन नॉट बी रिन्यूड, नहीं हो सकते। और एक्यूट और शॉर्टेज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सम रिसोर्सेज, ये सब के कारण रिसोर्स प्लानिंग हेल्प इन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन में हेल्प करती है, वेस्टेज को रिड्यूस करती है, फ्यूचर नीड्स को हेल्प करती है और सस्टेन करती है एनवायरमेंट को। दैट्स व्हाई हमें किसकी आवश्यकता है? रिसोर्स प्लानिंग की हमें आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आज का, और लास्ट क्वेश्चन भी आता है। इंडिया हैज एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास डाइवर्स है, नेम फोर वैलिड रीजन टू जस्टिफाई स्टेटमेंट। देखो हमने बताया कि डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब है कि हर एक हिस्से में अलग अलग रिसोर्स पाए जाते हैं, तो उसके बारे में बताना है। देखो ध्यान रखना बेटा, ये आ जाता है क्वेश्चन कई बार, डाइवर्स कैसे? देखो देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सेल्फ सफिशिएंट इन सर्टेन टाइप्स। कुछ तो है क्या सेल्फ सफिशिएंट है,
बट देर आर एरियाज दैट आर डेफिशिएंट, लेकिन कुछ एरिया देखो, कुछ तो क्या है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ तो है हमारे सेल्फ सफिशिएंट, ये कुछ क्या है हमारे सेल्फ सफिशिएंट, लेकिन कुछ क्या है हमारे डेफिशिएंट है। एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज है, वो ऐसा ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि एक जगह पे कुछ भी रिसोर्स नहीं है, देखो कुछ ना कुछ रिसोर्स तो प्रेजेंट होगा भाई, अरे कुछ नहीं होगा ऐसा तो बोल नहीं सकते, कुछ नहीं होगा तो एक चीज तो पक्का होगी ना, लैंड तो होगी ना, यहाँ से ध्यान कर सकते हो, लैंड तो पक्का होगी ना, चलो ठीक है माउंटेन वाली लैंड है लेकिन लैंड प्रेजेंट होगी, लेकिन यहाँ पे उसने एक वर्ड का इस्तेमाल किया है दैट इज वाइटल, कुछ वाइटल रिसोर्सेज नहीं है भाई, वाइटल जिनके बिना काम नहीं चल सकता, बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप देखो एग्जांपल पढ़ते हैं अलग अलग तरीके से, द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स में है बेटा। अरुणाचल प्रदेश में क्या एविडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स है बट लेकिन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहां पे नहीं हुआ है। राजस्थान इज वेरी वेल एंडोड विद सोलर, जैसे राजस्थान में क्या है सोलर एनर्जी है और विंड एनर्जी भी पाई जाती है, लेकिन क्या नहीं है, पानी नहीं है। ऐसे ही कोल्ड डेजर्ट एरिया ऑफ लद्दाख में क्या है रिच कल्चरल हेरिटेज है बेटा, हमारा हमारा कल्चर को डिफाइन करता है वो, लेकिन उसमें क्या नहीं है, उसमें बेटा वाटर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है और सम वाइटल मिनरल्स भी नहीं है बेटा, ये वहां पे प्रेजेंट नहीं है। सच कॉल फॉर बैलेंस रिसोर्स, अब इन सब के लिए क्या, इन सब के लिए अब ऐसा केस बनता है तो इन सब के लिए क्या चाहिए बेटा, वो ध्यान से देखो, तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, रिसोर्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि रिसोर्स को हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, जहां पे डेफिशिएंसी है वहां पे इन रिसोर्स को पहुंचाना भी है और जहां पे ज्यादा है वहां से लेकर दूसरी कंट्री तक इसको पहुंचाना है, दैट्स वाई हमें रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। ये आज के हमने पहली क्लास में 8 क्वेश्चंस को किया बेटा, और इन 8 क्वेश्चंस में इतनी बातें आ गई हैं कि आप कोई वेरी शॉर्ट आंसर आएगा या कोई शॉर्ट आएगा या कोई भी आपका केस स्टडी से आपका एमसीक्यू वगैरह आ जाता है उसको आप सोल्व कर सकते हैं बेटा। अगली अगले जो क्वेश्चन होंगे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।